हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं दीपक आज एक नई अपडेट के साथ हम अपने वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के आए हुए हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि काफ़ी दिन से चर्चा का विषय है कि इसकी भर्ती कब होगी, और कहीं ना कहीं अब डेट तो क्लियर हो गई थी कि भाई 17 तारीख से हमारी काउंसलिंग होनी है, चॉइस फिलिंग का कार्य होना है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होना है उसकी जानकारियाँ आपको मिल चुकी थी। परंतु इसके लिए अब एक निर्देशिका जारी कर दी गई है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आई हुई है, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट नियम्स, रूल्स, रेगुलेशन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अभी देखिए, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह पाए गए आवेदकों के काउंसलिंग के लिए निर्देशिका, मतलब इसमें आपके पास लगभग वो सभी डिटेल्स होंगी जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी समस्या को लेकर के डाउट पैदा करती हैं। मतलब आप इसको पढ़ करके अपनी जानकारियों को क्लियर कर सकते हैं कि क्या हमें कहीं दिक्कत है या हमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं और स्वयं इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कुछ इसके मुख्य तथ्य हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएड बीएड से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दिमाग में बस यही चलता रहता है, डीएड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएड में हम कहीं कहीं बीच में इस बात को लेकर के चिंतित थे कि बीएड वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया गया है। ये आपके सामने आदेश सामने है जो कि 27/10/2022 का है, और इसमें क्लियरली दिया गया है कि भाई बीएड वालों को भी अब इसमें शामिल किया जाएगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले इनने अर्हता में दिया हुआ है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा तो उत्तीर्ण होना ही चाहिए। इसके इसके बाद सेकेंड कंडीशन इनने लिखी हुई है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। आप देखिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा में आपके दिमाग में एक डाउट आता है, वो क्या है कि अभी कुछ समय पहले NIOS DLED से संबंधित निकला हुआ था, ठीक है ना, कोर्स, और उसको काफ़ी लोगों ने किया हुआ है। अब उनके दिमाग में ये आ रहा है क्या NIOS DLED लिया गया कि नहीं लिया गया। तो भैया, पिछली भर्तियों में NIOS DLED को एक्सेप्ट किया गया है, और जब ग्रेड 2 में एक्सेप्ट किया गया है तो निश्चित सी बात है कि ग्रेड 3 में भी एक्सेप्ट किया जाएगा। डाउट ये हो रहा था कि वहाँ पर वो 18 महीने का कोर्स होता था और यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात की जा रही है, लेकिन वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से वैलिड है ना, और UGC से मान्यता प्राप्त है वहाँ पर, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ पर बीएड को लेकर के क्या लिखा हुआ है, तो हम पढ़ लेते हैं इसे। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा स्नातक बीएड, है ना, इसमें दिया हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त। अब देखिए, इसमें क्लियर दिया गया है कि स्नातक के साथ आपका यदि बीएड है तो आपको निश्चित ही इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि आपको अपनी भर्ती होने के बाद 2 वर्ष की सीमा के अंतर्गत ही कोई 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, और वह अनिवार्य होगा। मतलब ये जो 6 महीने का कोर्स होगा, ये प्राइमरी लेवल के लिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित होगा, जो आपको करना ही होगा और अनिवार्यतः। तो कोई भी, ये तो बहुत सिंपल सा एक आपके लिए नियम है। आप कभी भी भाई भर्ती होने के बाद आप बीएड कीजिए, डीएड कीजिए, डीएड तो करके ही जाएंगे, बीएड कीजिए, एमएड कीजिए, जो जो करना है सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो बस यही है, मैं बता दूं, इसमें 4 वर्षीय जो स्नातक उपाधि BLED होती है, इसको भी मान्य किया गया है। हायर सेकेंडरी में आपके 50% होना चाहिए। अच्छा, 50% हायर सेकेंडरी में और 45% किसमें? हाँ, यदि आपके पास DLED है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा, तो इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राथमिक, मतलब प्रारंभिक शिक्षा में, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED आपके पास होना चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। अब इसके बाद कुछ और तथ्य देख लेते हैं हम जो इसमें निकल करके आ रहे हैं। वो क्या है? देखिए, इसमें आयु छूट की बात की जा रही है।
तो इसमें आयु छूट जो है वो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज़ तो आयु की जो काउंटिंग होनी है वो 1/1/2022 से होनी है। तो 1/1/2022 जो आपकी 1 जनवरी 2022 है उसमें आपकी कितनी आयु, 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। यदि आज ये आदेश आया हुआ है और आज आपकी 21 वर्ष की आयु कंप्लीट हो रही है तो फिर आपके साथ दिक्कत है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसमें पुरुष आवेदक के लिए इन्होंने क्या बताया हुआ। पुरुष आवेदक के लिए 43 ईयर की, अब ये 3 वर्ष का डिफरेंस क्यों आ रहा है। 40 था, अभी इधर तो 43 दिख रहा है। उसका कारण है कि अभी कोरोना काल के चलते हुए जो भर्ती प्रक्रिया डिले हुई हैं, काफ़ी 2-3 साल का जो गैप हुआ है, अभी जो बीच में आदेश आया था उसके मद्देनज़र इसमें 3 साल का आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल की छूट दी गई है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ महिला आवेदक अनारक्षित में जो 45 वर्ष हुआ करता था वो अब कितना है, यहाँ पर 48 वर्ष है। और यदि आपने गेस्ट फैकल्टी में यानी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो यहाँ पर आपको और भी अधिक छूट है, यानी 9 वर्ष की छूट है तो आप इसमें 9 वर्ष जोड़ सकते हैं। तो 9 3 12 वहाँ 52 हो गया और यहाँ पर 48 से 57 ईयर, मतलब इतने वर्ष तक आप यदि अतिथि शिक्षक के रूप में काम किए 3 सत्र और 200 दिन तो आपकी 9 वर्ष की छूट आपको इसमें ऐड होकर के मिल जाएगी। अभी इसी प्रकार और देख लेते हैं पुरुष आवेदक महिला, ये भी सेम है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो वही है, इसमें लिखा हुआ न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना जो भी होना है वो आपकी 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। और हाँ, ये जो भी एज रिलैक्सेशन मिल रहा है ये केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, ना कि अदर स्टेट के लिए। तो जो भी आरक्षण संबंधी नियम शर्तें लागू होंगी वो आपके एमपी के मूल निवासी के लिए ही लागू होंगी, अन्यथा आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक। इसके बाद जो भी नियम होंगे इसमें वो मैं आपको अन्य वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ और गेस्ट फैकल्टी को लेकर के कि भाई उनको जो 25%, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हूँ कि 25% का मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। और इसमें भी आदेश में क्लियर बोल दिया गया है कि भाई 25% सीटें गेस्ट फैकल्टी को दी जाएंगी। इसके बाद 50% पद अपन को पता है महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए है, 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। अब कितनी रिक्तियां हैं आप ये और क्लियर हो जाती। ठीक है, अभी 18,000 जैसे कि अभी सबको पता है, यही डिटेल्स हमारे सामने आई है। लेकिन वो कब क्लियर होगी, जब उसका रोस्टर अपने सामने भर्ती के समय आएगा, चॉइस फिलिंग होगी तो हमें पता चलेगा कि कितने पोस्टें आ रही हैं। अब एक चीज़ और बता देते हैं इसमें कि जो हमारी सैलरी वैलरी का स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके 2019 में जो 70, 80 और 90% के बारे में था ना, वही पूरा का पूरा इसमें वर्ग 3 में भी होने वाला है। और वर्ग 3 में सैलरी स्ट्रक्चर में जो 70% में आपकी क्या इनहैंड सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी होगी, उसकी वीडियो मैंने अपनी पिछले वीडियो बना करके डाल दी हुई है, आप देख सकते हैं उसको और अपनी सैलरी को खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बड़ा कार्य नहीं है, आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं, पूरा कैलकुलेट किया हुआ है मैंने। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके आगे की जो जानकारी है वो वेरिफिकेशन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उनसे रिलेटेड है, तो उनके लिए तो जो पीछे निर्देशिका में दिया हुआ है उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे और उससे डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो है क्या और उसमें हमें कैसे पहले से अपने डॉक्यूमेंटों को कंप्लीट रखना है। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।